प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पंजाब में जो आइनी बहरान है, और आइनी बहरान के साथ साथ माशी बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म ये बात कह रहे हैं कि ज़ाहिर है इस वक्त दोस्त ममालिक भी भरोसा करने को तैयार नहीं है, और इकॉनमी हमारी जिस तरफ जा रही है और गरीब जो है वो उनके लिए मसले बन रहे हैं, और रिलीफ हुकूमत देने को तैयार नहीं है। ज़ाहिर है उनके पास देने को ही कुछ नहीं है, रिलीफ कहाँ से देंगे। सदीकुल फारूक साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, पिछले जो 1.5-2 महीने थे बड़े अच्छे स्मूथ चल रहे थे। अस्करी क़यादत की जब तब्दीली हुई उसके बाद ख़ास तौर पे खान साहब का जो लॉन्ग मार्च का मामला था पिंडी में, उन्होंने उसको कॉल ऑफ किया, असम्बली तहलील की बात की। यहाँ तक तो मामला ठीक थे, पस पर्दा डायलॉग की बातें भी हो रही थी और काफ़ी मस्बत तब्दीलियाँ भी नज़र आ रही थी हमें। क्या वजह बनी कि मामला इस तरफ चला गया कि गवर्नर पंजाब को एक्शन लेना पड़ा, और जो एक चीज़ें स्मूथ होते हुए नज़र आ रही थी? ज़ाहिर आप वफाकी हुकूमत हैं, वज़ीर-ए-आज़म आपके अपर हैंड आपका, तो क्या वजह बनी कि ये ब्रेक लगा? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी सदीकुल फारूक साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या वजह बनी कि अच्छे खासे डायलॉग चल रहे थे, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे थे, पिछले 1.5-2 महीने में 2-3 बड़े फैसले हुए जहां पे हमें नज़र आ रहा था कि शायद मामला तसादम की तरफ जाएगा, लेकिन बड़ा खुशउस्लूबी से अस्करी क़यादत की जो तब्दीली हुई वो भी, और खान साहब का जो पिंडी से धरना कॉल ऑफ होता है, दोनों बड़े अच्छे हो गए थे। उस चीज़ को, उस मोमेंटम को हुकूमत के पास वक्त था कि वो डायलॉग की तरफ ले जाते, अब सियासी अफरा तफरी ये बहरान ना आता। क्या वजह बनी कि पंजाब में आप जो है वफाकी हुकूमत एक्शन में नज़र आई, ज़ाहिर गवर्नर ने एक्शन लिया और ये मामला मज़ीद कंट्रोवर्शियल हो गया, मज़ीद पेचीदा हो गया? देखिए जी, सीधी बात यह है कि सियासी लोग बैठकर मेज पर बैठते हैं और बात करते हैं। जी जी। अब इमरान खान साहब तो तकरीबन 44-45 महीने हुकूमत करें, IMF के साथ मुआहदे करें, दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दें, सारे दोस्तों को नाराज कर दें, और हमें आके ये कहें कि जनाब आप 6 महीने के बाद इलेक्शन दे दो जी, जबकि हमारे पास 14-15 महीने आईनी तौर पर हों, और जो कुछ उन्होंने किया है उसका नतीजा बस तीसरे दिन IMF ने कहा कि मुआहदा हुआ है जनाब, आप कीमतें बढ़ाएं, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, टैक्स बढ़ाएं। आपसे तो ये चीज छुपी हुई नहीं है ना जी, ये मुआहदे यही करके गए ना जनाब। ठीक। तो हमारे पास जो वक्त है उसको सामने रखते हुए अब तो आरिफ अलवी साहब का मैं हवाला फिर दे दूंगा कि वो आदमी जिसका इक्तदार ही जो है वो जाली हो, वो हम पर दबाव डाल के डिक्टेशन अगर दे तो फिर डिक्टेशन तो नहीं मानी जाती। अलबत्ता दरमियानी रास्ता को किसी हद तक निकल सकता है ना, यानी 3 महीने के लिए गैर यकीनी सूरत हाल फिर कर दें, केयर टेकर गवर्नमेंट आए, वो इलेक्शन हो, फिर इलेक्शनों में फिर धांधली के इल्जामात लगे, फिर मजीद खराबी पैदा हो। तो इसलिए हमने ये इनसे कहा कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होंगे, आप असेंबली में आइए, केयर टेकर बनाने में आप मिल बैठते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट भी बनेगी, ठीक। जो मामला चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के बैठ के हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो आरिफ अलवी साहब की बातें भी इन्होंने नहीं मानी, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ठीक। हमने तो इनके साथ जब हम अपोजिशन में थे, इमरान खान के साथ माजरत हर जगह ताउन किया, जैसे एक जमहूरी अपोजिशन करती है। हमने अपोजिशन भी की, हमने ताउन भी किया, तो ताउन तो हमने बहुत किया, ये ताउन नहीं कर रहे। दूसरी बात जो मेरी बहन ने आयशा इकबाल साहबा ने की, मैं उसका भी जवाब देता हूं। पहली बात तो वो कहते हैं जी इनके पैसे बाहर हैं, फलां हैं। भाई इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनियां बाहर हैं और उन्होंने तस्लीम किया है, और उसमें उनका सरमाया है, उनका सरमाया बाहर है, उनके बच्चे भी बाहर। इसलिए जब आप हम पर ये बातें हमारे खिलाफ करती हैं तो जरा आप अपने लीडर की भी देखें। उसके अलावा इमरान खान के दौर में ही पाकिस्तानी पासपोर्ट नीचे से तो तीसरे या चौथे नंबर पे आ गया, हमसे आग नीचे सिर्फ 2 अफ्रीकी मुल्क रह गए थे। ये जो कहते थे हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाएंगे, जब इन्होंने मुल्कों के साथ, चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ, अमेरिका, अपना यूरोपियन यूनियन, मलाइशिया, इन सब मुल्कों, तुर्की, सब मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब किए, तो हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत रह गई। उसके साथ ही
फिर ये पासपोर्ट की बात नहीं है, करप्शन जो है उसमें 11 पॉइंट्स बढ़ गए। ये बैन अवी रिपोर्ट है, मैं अगर गलत कहता हूं तो मुझे ये चैलेंज करें। इसी तरह से बाकी मामलात हैं, आपने बैन अवी सतह पे जाके झूठ बोले हैं जिससे इमरान खान की इज्जत जो है वो खत्म हो गई। यानी बीजिंग में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तान का वजीर आजम 2 साल पहले, 2.5 साल पहले वहां कहता है कि वी हैव प्लांटेड 5 बिलियन ट्रीज इन सक्सेसफुली इन वन ऑफ आवर प्रोविंस। ले जनाब, वहां 1 बिलियन भी लगे, 5 करोड़ लगे, इन्होंने 5 अरब। तो ये समझते हैं लोग बैठे हुए जो यहाँ सफीर बैठे हैं अपने मुल्कों को जो रिपोर्टें भेजते हैं, उन्होंने रिपोर्टें नहीं भेजी कि आपका क्या हाल है और बिलियन ट्री सुनामी में कितनी करप्शन हुई है। आप बैन अवी फोरम पर जाकर जब झूठ बोलेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अब इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात है। मेरे बहुत रिश्तेदार ओवरसीज में, मेरा इटली से मेरा जो है साली का बेटा अपनी बीवी के साथ, उनकी बच्ची हुई है, वो आए हैं और बल्कि आज ही उसकी फ्लाइट है, वो जा रहा है इटली वापस। मैंने पूछा कि बेटा सुनाओ क्या है, को आमदनी पैसे वैसे? उन्होंने कहा अंकल मैं पैसे नहीं भेज सकता, 2 से 3 गुना कीमतें बढ़ गई हैं बिजली की, पेट्रोल की, हमारे वहां महंगाई बहुत ज्यादा है, यूरोप में हमारी बचत ही कम हो गई है, हम पैसे बचा नहीं पा रहे। अब ये सारी दुनिया में जो महंगाई की लहर है उसकी वजह से लोगों की बचतें जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनकी भी कम हो गई हैं, जिस वजह से पाकिस्तान में पैसे आने जो हैं वो कम हुए हैं। अच्छा, लेकिन सदीकुल फारूक साहब जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन वहां पे लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है ना महंगाई के साथ साथ। इसमें तो कोई शक नहीं कि आप जो बात कर रहे हैं, आपके ओवरसीज ज़ाहिर आपके रिश्तेदार हैं, आशा इकबाल साहिबा खुद बता रही थी अभी उनका बेटा वहाँ से ट्रैवल करके आया है, हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे। महंगाई है लेकिन उनको रिलीफ मिलता है, हुकूमतें सपोर्ट करती हैं। कोरोना के दिनों में भी हमने देखा कि लोगों को सपोर्ट मिली, यहाँ पे रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। नंबर 2 ये सर, नंबर 2 इकदाम ज़ाहिर आपने करने थे, हुकूमत आपकी है तो आपने इकदाम करने, सवाल भी ज़ाहिर आपसे बनता है। तो ठीक है, अगर ये परफॉर्म नहीं कर सके, आपके तो बड़े अच्छे रिलेशन थे, आपने पहले हुकूमतें की हुई हैं, आपके पास एक्सपीरियंस था, IMF को डील करने का एक्सपीरियंस था, तो क्या वजह बनी कि आप भी बेहतर तरीके से नहीं डील कर सके इन तमाम इश्यूज को? इस मुआहदे की मौजूदगी में IMF के साथ देखें ना, IMF के साथ हम मुआहदा अगर करने के वक्त हम मुआहदा करते, हो सकता है हम कुछ कन्विंस कर लेते कि ये स्टेप्स नहीं हमने लेने, इस वजह से नहीं ले सकते। इन्होंने दस्तखत किए, इन्होंने तो 4 टीमें तब्दील की ना जी। आखिरी जो इनके वजीर खजाना थे 2 टीमें तो आपकी भी हुई हैं जी। और तो अब मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमें तो तीसरे दिन IMF ने कहा ये जनाब कीमतें बढ़ाएं। अगर आपने ये ना किया तो फिर आप किस्त रोकेंगे। अगर आपने, और अगर IMF रोकता है तो फिर सऊदी अरब ठीक है सर। ये तो वो चीजें हैं सदीक साहब, मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन हम थोड़ा सा हल की तरफ भी आएंगे कि इन तमाम इश्यूज के साथ ही ज़्यादा हमने आगे बढ़ना है। यही असम्बलियां हैं, यही लोग हैं, अब फरिश्ते तो आ नहीं सकते इस मुल्क में, इन्होंने ही आगे मुल्क चलाना है, लेकिन कैसे चलाएंगे इस पे बात करेंगे। आशा इकबाल साहबा, गुफ्तगू आप सुन रही थी सदीकुल फारूक साहब की, वो ये कह रहे हैं कि हमने देखा कि रोशन डिजिटल में पैसे आए और अब उस वक्त आ रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि सारा महंगाई इंटरनेशनली भी बढ़ गई, लोग पैसा ही नहीं भेज पा रहे तो कहाँ से भेजें। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनली नंबर्स गलत बताए गए, जो बिलियन ट्रीज और आप तक पैसा जितना डिवैल्यू हुआ है, आप देखें अफगानी रुपया और पाकिस्तानी रुपए को कंपेयर कर लें, आप बांग्लादेश को देखें जी, तो ये नहीं सब वो कहते हैं कितना हर सेक्टर में बांग्लादेश कहाँ तरक्की कर रहा है। टेक्सटाइल का फैसला बनता है, टेक्सटाइल की लेबर नहीं मिल रही थी, जो आज टेक्सटाइल कोहिनूर मिल भी बंद हो गई है। वहाँ आशा इकबाल साहब, बांग्लादेश में 90 के बाद ज़्यादा कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ, सदीकुल फारूक साहब बहुत बेहतर जानते हैं, वो स्मूथ चली, वहाँ पे सिस्टम बेहतर हो गया। हम तो तब्दीली इनके जी, मेरी बात सुने, इनके पास कितने साल खान, तो हमारे पास तो टूटी फूटी हुकूमत रही है 3.5-4 साल जी। ये 3.5 साल, ये जो 30 साल बैठे रहे हैं यहाँ पे जद्दी पुश्ती 4-4 दफा लोग असेंबलियों में बैठे हुए। हम तो चलो नए लोग थे, नकम्मे लोग थे, जो भी कहें, ये तो तजर्बेकार लोग थे। इन्होंने आबादी पे कंट्रोल किया, इन्होंने डैम्स बनाए, पानी का रिजर्व किया, ये एग्रीकल्चर मुल्क में इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए। इन्होंने किया क्या है मुल्क में? इन्होंने अपने रिजर्व जो है वो मजबूत किए, बड़े अच्छे बनाए। अपने इनके सागदार की वहाँ बिल्डिंग तैयार हो गई, इनके अपने अपार्टमेंट बन गए, इनके अपने जहाज बन गए। अवाम का क्या बना?
अवाम का, आज भी मैं रात को किसी को अस्पताल लेके गई, अवाम के पास तो अस्पतालों में चादरें नहीं है, उन चादरों पर वही चादरें इनके ऊपर उड़ाई जाए ना तो इनको पता चले ये जो 33 सालों से हुकूमत कर रहे हैं। अल्लाह करे वो वक्त आए जबकि हमारे हुक्मरान सरकारी अस्पतालों में जाएं। तो अभी तो लग नहीं रहा आशा इकबाल साहिबा, वो तो बड़े लंदन के अच्छे महंगे तरीन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। अल्लाह के हाथ कोई कमी नहीं है, बेशक, लेकिन हल क्या है आशा इकबाल साहिबा? चूंकि हम बात तो ज़ाहिर करते कुछ, आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर आप ही जीत के आएंगे, सदीकुल फारूक साहब है, इन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, हम कैसे मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं? क्या इसका हल क्या है आपकी नजर में? इसका सबसे बड़ी बात है हमारी बहुत सी, ये नहीं कि मुल्क का हल नहीं है, अगर ईमानदार लोग ऊपर हों तो मुल्क ठीक हो सकता है। जब ऊपर ही बेईमान बैठे होंगे तो ऊपर से नीचे वाले सारे बेईमान साथ साथ होंगे, ठीक है। और अगर किसी को सजा और जजा का होगा सब ठीक, लेकिन इसमें एक चीज और है ना, देखिए आशा इकबाल साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, खान साहब से हमारी भी मीटिंग्स हुई, आप तो ज़रा आप तो रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, वो खान साहब तो खुद ईमानदार थे, उनके नीचे जो टीम थी वो नहीं परफॉर्म कर सकी उस तरह, उन्होंने माना इस चीज़ का कि माफियाज बने हुए हैं, नहीं काम करने दे रहे। तो एक शख्स ईमानदार ऊपर बैठा हुआ भी है लेकिन उसका पैगाम ही नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा, तो ज़ाहिर है वो तजर्बा हमने 3.5 साल में देखा। बात नहीं है ये आप ये जो इतने सालों की फसलें इन्होंने 70 सालों की, ये 30 साल के खास तौर पे जी 30 साल से जो फसल बोई हुई थी वो अब काटनी पड़ रही, ठीक है ना। इतनी अवाम, इतनी सबसे बड़ी बात है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इन्होंने पॉपुलेशन प्लानिंग पे काम मत खत्म कर दिया, इन्होंने वाटर रिजर्व्स, डैम्स बनाने खत्म कर दी, इन्होंने मुल्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ठीक, इन्होंने मुल्क, ये बात तो ठीक है आपकी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हमारे यहाँ नहीं बनी, उसका नुकसान हुआ। अभी जो दरख्त लगाने की बात थी, करप्शन हुई अगर उसमें या नहीं हुई, ये जो कह रहे हैं ना आप, इन्होंने शायद, जाहिर बात है ये बड़े लोग हैं, इनकी गाड़ियों पे काले शीशे लगे होते हैं, लेकिन कालू में बाहर तो नजर आता है, बाहर से अंदर नहीं नजर आता। इनकी ऐसी होती हैं, हम गरीब लोग हैं, हम आम लोग हैं, हम गाड़ी भी चलाते हैं, ठीक है, हमें आसपास नजर आता है। अच्छा इकबाल साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है लेकिन मैं एक पॉइंट चाह रहा हूँ आपसे, एक बात सुने मेरी। जी जी, अकेली ने ना, मेरे पास डाटा मौजूद है, लाहौर में मैंने 60,000 पौधा लगाया है, जी ठीक है। और ये जो बात ये कर रहे हैं ना कहाँ पौधे लगे हैं, ये मेरे साथ चले, मैं इनको सारे दिखाऊं पौधे कहाँ। चले ठीक है, आशा इकबाल साहब बिल्कुल ठीक कह रही है। एक पॉइंट और मैं चाहूंगा, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, फिर सदीक साहब भी हैं, तारिक साहब भी। अब एक चीज़, मौजूदा जो हालात है इसमें हमने देखा कि दहशतगर्दी की एक नई लहर है, बड़ा प्रेशर है हमें खासतौर पे अफगान बॉर्डर के ऊपर। तो आप नहीं समझते कि एक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज भी बनता जा रहा है, क्योंकि जब इकॉनमी आपकी कमज़ोर होती है, फिर आपको दहशतगर्दी का सामना करना पड़े तो आप और कमज़ोर होते हैं। तो ये एक स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत नहीं है हमारी पूरी कौम को इस वक्त? आशा? बिल्कुल जी, सारा कुछ आपके सामने ही है, हर तरह मुल्क जो है वो गहरी घाई में जा रहा है। यानी बच्चे पूछते हैं हमारा क्या बनेगा। अब देखें ये कोई लम्हा फिक्री है, 7.5 लाख लोग एक साल में अगर माइग्रेट किए हैं जी, अब कोई भी बंदा खाली हाथ नहीं गया होगा, ठीक है ना। दूसरे जब भी माइग्रेट करते हैं वो अपने सब साथ से सही, लेकिन हमने पिछले कई महीनों से इसको सीरियस नहीं लिया, बड़ी थ्रेट्स थी खासतौर पे इस बॉर्डर के ऊपर, और शायद हम समझ रहे थे कि मामला कंट्रोल में है, तो एक नया चैलेंज बन गया। ये सबकी, ये इनकी नाकामियां है सारी एजेंसियों की, ये नहीं, लेकिन अभी हमें मिलकर मुकाबला करना होगा, नहीं तो ये मजीद हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तारिक साहब, मैं क्विकली इस पे कमेंट कर दें, फिर मैं सदीकुल फारूक साहब पे जाऊंगा। तारिक साहब, मौजूदा जो दहशतगर्दी की एक नई लहर आ रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि हमने सीरियस नहीं लिया पिछले 1 साल 1.5 साल में, अगर हम देखें तो शायद हम रिलैक्स कर गए थे इस मामले में। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि हम रिलैक्स ही कर गए थे, और हम बार बार रिलैक्स कर जाते हैं, क्योंकि कभी कोई मुफाद हमारे आगे आ जाता है, कभी कोई मुफाद आ जाता है। बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें इस किस्म के एलिमेंट को जो है अपना एक पार्टनर समझती हैं, और उनको प्रमोट भी करती हैं, और उनसे निगोशिएट करने की बातें भी करती हैं। जाहिर है कि जब हमारे यहाँ अंदर ही ये बातें होंगी कि निगोशिएट किए जाए दुश्मन से, बजाय इसके कि उससे लड़ाई की जाए या उसका खात्मा किया जाए, ये मामला कैसे ठीक होंगे? ठीक, हम सारे के सारे मामला जो है खुद ही बिगाड़ते हैं, और फिर जो है वो तमाशा देखने के लिए जरूर बैठते हैं, और बदकिस्मती बाद में वो हमारे लिए चैलेंज बनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सदीक फारूक साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज। जी, मैं तो ये कि सूबाई हुकूमतों की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी अगर करें
जैसे KPK की हुकूमत थी, वहां जब दहशतगर्दी ने सर उठाया, क्योंकि वहां तो 9.25 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत है ना, जी, तो इन्हें चाहिए था कि वो वहाँ 3 इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं सूबाई हुकूमत के पास, मरकज भी इनके पास था, तो ये इनका सर कुचलते, लेकिन ऐसी बात नहीं। उसके बाद आ जाती है अब चाहे बलूचिस्तान हो चाहे कहीं भी हो, ये सब सूबाई और मरकजी हुकूमत को मिल बैठ के इंटेलिजेंस एजेंसियों के तामुन से, और बहुत हमें एपोलिटिकल होना पड़ेगा, सियासी पार्टियों के मफादात को भी कौमी मफादात पर कुर्बान करना होगा और बैठ कर इसका हल तलाश करना होगा। और जब एक मरतबा और बहुत जल्द इसके लिए स्ट्रेटेजी बना के पूरी कौम को पुष्ट पे खड़ा होना होगा, पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर सियासी लीडरशिप अपनी दानिशमंदाना फैसलों से कौम को एक कर सकती है, और वक्त है कि हम एक होकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करें, और ख़ासतौर पे माशी दहशतगर्दी जो है इसका भी खात्मा कर सके, चूँकि बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखो प्रोग्राम इसकी तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।